जो लोग भी वेडिंग में आ रहे हैं ना, वो भी जज करते हैं उस चीज से। हम्म। उसने उसको हाफ रेडी करके और शी लेफ्ट द प्लेस, बोली मैं बस अभी जाके आती हूँ। उसके उस दिन 2 इवेंट थे और उसने स्वेप कर दिया। जैसे बहुत सारे राइट। कपल्स हैं जो बाहर कंट्रीज में हैं, जो बीचेस का एक्साइटमेंट नहीं है उनके अंदर, तो उनको जो चाहिए वो फोर्ट वेडिंग चाहिए, हेरिटेज चाहिए, पैलेसेस ट्रेडिशनल चाहिए। काइंड ऑफ। उसके लिए राजस्थान प्लानिंग में हमें थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लानिंग में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। हाय स्मिता, हेलो उत्कर्ष। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। तो पहले तो आप हमें ये बताओ कि वेडिंग प्लानिंग क्या होता है और आपने इसे क्यों स्टार्ट किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वेडिंग प्लानिंग क्या होता है, हम्म। क्योंकि ये मुझे लगता है आज भी बहुत लोगों को बहुत हम्म। समझने में डिफ़िकल्टी होती है कि वेडिंग प्लानिंग क्या होता है। क्योंकि अभी क्या है कि आप किसी से भी बात करोगे हमें इवेंट वाले चाहिए, तो वो इवेंट वाले वो भी होते हैं जो आपके लिए डीजे साउंड प्ले राइट। करते हैं, इवेंट वाले वो भी होते हैं जो हम्म। आपको डेकोरेशन करके दे रहे हैं। हम्म। बट जो वेडिंग प्लानर्स हैं ना, अगर आप कोई एक्चुअल या रियल वेडिंग प्लानर्स की बात करो, हम्म। तो दे आर नॉट वेंडर्स। मतलब दे हम्म। डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्शन, चाहे राइट। आप वो डेकोरेशन की बात करें या डीजे की बात करें। अगर मेरा अपना किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन है, हम्म। तो मैं वो ज़्यादा कंसर्न रहूँगी अपने काम के लिए। बिल्कुल। और वेडिंग प्लानर्स क्या होता है? वेडिंग प्लानर्स समवन हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट या कपल्स, कि हम्म। हम उनके बिहाफ पे सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। हम्म। तो हमारे लिए जो भी डेकोरेटर है, जो डीजे है या जो फोटोग्राफर है, वो सारे वेंडर हैं जिनको हमें मैनेज करना है या सुपरवाइज करना है बिल्कुल। उनको। अगर मेरा अपना कुछ इनमें से काम है तो मैं ज़्यादा इंक्लाइंड रहूँगी उसके लिए, है ना। हम्म। तो इसलिए वेडिंग प्लानर्स वो रहते हैं जो प्लान कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना कुछ भी पर्सनल वो नहीं है वहाँ पे। ठीक है। हम्म। और अभी क्या है कि आज के टाइम पे तो लोग समझने लगे हैं बहुत अच्छे से कि राइट। मतलब मोस्टली जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं या ये हम्म। लोग, तो ऐसा है कि आपको डेट फिक्स हुई और उनका पहला स्टेप होता है कि टू हायर द वेडिंग प्लानर। हम्म। ठीक है, तो अभी उनको पता है कि हाँ पहले हम वेडिंग प्लानर हायर करेंगे फिर हम कुछ करेंगे। अभी यहाँ पे जो आपका इंडिया में है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अभी समझने में अभी भी हम्म। डिफ़िकल्टी है, अभी भी अवेयरनेस नहीं है लोगों क्योंकि मतलब में। राइट। बहुत अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड है। ठीक हम्म। है, इसमें कोई आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है वेडिंग प्लानर बनने के राइट। लिए, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं है जो आपको वेडिंग प्लानर बनाता हम्म। है। तो इसीलिए एनीवन कैन बी अ वेडिंग प्लानर। मतलब हम्म। जो लोगों को लगता है कि राइट। अगर मेरे पास केटरर का रेफरेंस है, मेरे पास डीजे का रेफरेंस हम्म। है, डेकोरेटर, तो मैं वेडिंग प्लानर हो गया। राइट। वेडिंग प्लानर इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। ठीक है ना। अगर आपका पंडित जी को भी कुछ चाहिए, सामान नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हम्म। आपका कोई वेंडर सर्विसेज नहीं होती है। हम्म। तो अब थोड़ा इजी हो रहा है हम लोग के लिए, अब लोग समझने लगे हैं इस राइट। चीज़ को। राइट। और हम लोग का जो करने का है वो हम लोग मतलब इसी तरह से करते हैं, वी चार्ज आवर ओन फीस फॉर वेडिंग प्लानिंग। ठीक और है। उसके बाद ऑल द वेंडर सर्विसेज कम्स आफ्टर डेट, मतलब कि क्या क्या आप ठीक ले है। रहे हो वो एज पर एक्चुअल रहता है। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था आपके करियर में, मतलब जब आपको लगा कि यार यही करना है। वो एक होता है ना, कॉलिंग होती है कि आई वांट टू डू दिस ओनली, कि वेडिंग प्लानिंग ही मुझे क्रैक करना है। देखिए, जब स्टार्ट करना था कुछ हाँ अपना, हाँ। तो मेरी 2-3 प्रायोरिटीज़ थी। एक की जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, आप कह सकते हो रिस्क हाँ इन्वॉल्व ना हाँ। हो। ठीक है ना। राइट। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज़ को हम्म। प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में मज़ा आता है देर आर बहुत। नेचुरल एट इट। इट्स अ हाँ नेचुरल। हाँ। तो फिर वो मेरे साथ भी था। और हम्म। क्योंकि जब मैं हॉस्टल में थी, मैं सारे फ्रेंड्स की बर्थडे प्लान करती थी, मैं अपनी फैमिली में भी सारा करती थी। वो आपको बाद में समझ में आता है कि आप एक फ़न के लिए जो फैमिली का प्लान कर हाँ। रहे हो या पैसे लेकर जो प्लान कर रहे हो, उसमें कितना डिफरेंस है। एस्पिरेशनल और प्रोफेशनल में बिल्कुल, डिफरेंस इट्स है। हाँ, एग्जैक्टली। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन मुझे तब लगा, फिर मैंने जब मुझे लगा ये एक ऐसा काम है जो मैं अपने घर से स्टार्ट कर सकती हूँ। राइट। क्योंकि आई स्टार्टेड इन 2009, इट्स बीन 16 ईयर्स नाउ। राइट। एंड 2009 में कोई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम ये सब नहीं था। राइट। आजकल तो आपको ऑफिस इंस्टा पे ही बना लेते हो आप, कुछ ज़रूरत भी नहीं है। हार्डली उस टाइम व्हाट्सएप भी किसी पे होता होगा। तो उस टाइम हमने स्टार्ट करा और मुझे लगा कि इसमें मुझे सिर्फ मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ऑफिस चाहिए या वो चाहिए, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। ये हुआ कि मुझे बर्थडे करना है या कुछ करना है, तो मैं पहले क्लाइंट से पैसे लूँगी और फिर वही पैसे से उनका डेकोरेट करूँगी या ठीक है। करूँगी। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट करा। फिर हमने वी स्टार्टेड इन रुपीज़ 7,000 और 7,500 ओनली। हाँ हाँ।
3,000 3,500 वी इन्वेस्टेड इन क्रिएटिंग द वेबसाइट। वो भी सौरभ टेक्निकल थिंग्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका, राइट। तो उन्होंने अपने आप ही वेबसाइट बनाई थी। उस टाइम आपका ये गो डैडी, बिग रॉक, ये प्लेटफॉर्म बहुत थे, पॉपुलर था तब। बहुत पॉपुलर था और बहुत इजी आया था उस टाइम ये। तो हमने वेबसाइट बनाई, फिर हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए लोकल मैगजीन और जस्ट स्टाइल इसमें दिया, सिर्फ Offline इतना ही हमने marketing। इन्वेस्ट किया है। हाँ, फिर उसके बाद हमें बर्थडे पार्टीज आने लगा, हमने उसमें करा। इनिशियली हमारा ये नहीं रहता था पर्पस कि हमें कुछ मार्जिन रखना है या हमें सेव करना है, इसमें प्रॉफिट है इसमें नहीं है, और वो किसी का नहीं होना चाहिए। जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो Client आपको बिल्कुल क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एग्जैक्टली। आप आगे कितना अच्छा करोगे वो आपको कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है राइट। उस पर डिपेंड करता है। ब्रांड तो बन ही जाएगा उस पर। बिल्कुल, आपका मोटिवेशन ही वही होता है एक्चुअली, एग्जैक्टली। है ना। और आप मार्जिन ले लोगे, वो आप अभी ले लोगे, 4 इवेंट के बाद आपको कोई कॉल नहीं आएगा तो Sustain फिर नहीं वो कर पाओगे आप बिल्कुल उसे। नहीं सस्टेन कर पाओगे। तो इसी तरह हमने 1-2 साल तक बर्थडे पार्टीज करी। फिर एक बहुत अच्छी वेडिंग हमको मिली, बहुत अच्छी वेडिंग, मतलब कि बहुत अच्छा आप कह सकते हो, वेडिंग से ज़्यादा क्लाइंट बहुत अच्छा मिला। जो कि क्योंकि इस फील्ड में क्या है, इस फील्ड में क्या मुझे लगता है सब फील्ड में क्लाइंट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। राइट। तो कि कैसे कैसे आपको मिलता है। तो फिर हमें जो क्लाइंट मिला वो ऐसा था कि वो हमें मतलब एज अ पार्टनर हमारे साथ, कि आप ऐसा करो ऐसा करो, Right। जो हम गलत कर रहे हैं वो सही करा रहे हैं। तो उस वेडिंग से हमने बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद हम लोग मतलब वी वर मोस्टली इनटू वेडिंग्स देन। उसके बाद तो इस तरह से फिर धीरे धीरे टीम बढ़ा, फिर ऑफिस लिया, फिर ये सारा स्टेप बाय स्टेप अपना होता चला ठीक गया। है। लेकिन इनिशियली मतलब यू हैड योर फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस। या फॉर श्योर। तो कौन सी एक ऐसी वेडिंग थी जो आपके दिल के काफी करीब है, मतलब ऐसा लगा कि यार मजा आ गया ये करके, मतलब? ऐसे तो जिस वेडिंग में आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, वो तो मजा ही आ जाता है करके, है ना। दोनों चीजें मोटिवेशन आपको देती हैं। हाँ। बट जो वेडिंग में अभी आपको बता रही थी ना, फर्स्ट वेडिंग जो हाँ, थी, right। वो अभी हम लोग को 16 ईयर्स हो गए हैं, बट अभी भी हम उनको नहीं भूलते हैं। वो जो क्लाइंट थे, या उस वेडिंग से जो हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, वो बहुत मतलब हेल्पफुल था। राइट। तो वो वेडिंग ऐसी थी कि मतलब अगर आप बात करो तो 2010 या 11 में वो वेडिंग की, और उस टाइम अगर 1 CR की वेडिंग भी तो बहुत मतलब, थी। हाँ मतलब वो ओवरऑल बजट जो था वो 1 CR का था उनका। और उसके अलावा जो क्लाइंट था, उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपने ये चीज क्यों नहीं की, आपको मैंने पैसे दिए हैं तो आपको निट पिकिंग नहीं करी हाँ उसने। बिल्कुल नहीं करी। मतलब बहुत जगह मुझे, हम लोग अभी भी याद करते हैं कि अब लगता है कि वो कितनी बेवकूफियां की थी हमने, हमें कुछ नहीं आता था, हम सोचते हैं उस वेडिंग का। लेकिन वो उसने क्लाइंट ने कभी फील नहीं कराया था, वो उसको अच्छा कराया। तो वो मतलब कभी कोई चीज ऐसी होती है ना, और ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपको मतलब हर टाइम याद आते हैं कि हाँ, हाँ। वो एक, तो वो वेडिंग एक ऐसी थी जो हम लोग अभी भी नहीं भूलते हैं उसको। और हम उनसे मिलने भी जाते हैं, हम उनसे बात भी करते हैं। वो एक जस्ट लाइक अ फैमिली, मतलब एक रिलेशन ऐसा। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो जब एक कपल एंगेज होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है जो उन्हें कंसिडर करनी चाहिए? आजकल के टाइम पे ना प्लानिंग फेस इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि आप विश्वास नहीं करोगे। जैसे मेरा भी यूट्यूब चैनल है या वीडियोस हैं, तो जब क्लाइंट्स में टच में आते हैं, कॉल करते हैं, तो वो तब से देख रहे होते हैं वो, जब उनके बच्चे कॉलेज में हैं या अभी फिक्स भी नहीं हुई है वेडिंग। तो लोग प्लानिंग को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं अब, बहुत ज़्यादा। और अगर आपने ऐसे कहा कि सपोज आज एंगेजमेंट हुई है, एंगेज हुए हैं कपल, तो जो नेक्स्ट होगा आपको प्लान करना है वो है आपका वेडिंग डेट, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्लान करना, कि आप कैसी वेडिंग चाहते हो। कैसी वेडिंग चाहते हो मीन्स कि आप एक इंटीमेट वेडिंग चाहते हो, या आप ज़्यादा गेस्ट इनवाइट करना टीम चाहते बहुत हो। मैटर करता है। हाँ बहुत मैटर करता है। एक होता है कि आप रैंडम प्लानिंग करे जा रहे हो। रैंडम प्लानिंग मतलब आप कितना भी टाइम वेस्ट कर सकते हो, कि आप कुछ भी जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, लोकेशंस की कमी नहीं है, वेन्यूज़ की कमी नहीं है। और एक होता है आप सिस्टमेटिक प्लानिंग कर रहे हो। सिस्टमेटिक प्लानिंग में पहले आप क्या चाहते हो या आपको क्या चाहिए, आपको वो देखना है। तो उसमें सबसे पहले जो हमें देखना है कि हम क्या चाहते हैं। और उसमें मेरी एडवाइस हमेशा रहती है कपल से कि आप सिर्फ अपना ही मत सुनो, उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। कि कैसी नो वेडिंग डाउट होनी अबाउट है। दैट। आज के टाइम पे भी ये बहुत कम हो गया है कि आप उन लोग को लगता है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, विच इज़ नॉट अ फैक्ट एक्चुअली। राइट। इसमें क्योंकि जितना एक्सपीरियंस उनके, और फिर इट्स नॉट योर्स ड्रीम वेडिंग ओनली, आपसे पहले से वो ड्रीम देख रहे हैं ये अपने तो बच्चों है। की शादी का। हाँ। तो उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ आपको इंटीमेट वेडिंग करनी है, और ये आपको ज़्यादा गेस्ट बुलाने हैं। अकॉर्डिंगली फिर आप लोकेशंस शॉर्टलिस्ट करो कि आपको कहाँ करनी है। जो आपकी वेडिंग डेट है उस पर वेदर कहाँ का अच्छा होगा,
तो क्या लोकेशन आपको सूट करेगी, तो अकॉर्डिंगली आपने लोकेशन वो कर ली। जब आप इतना चीज़ें प्लस आपका बजट क्या रहने वाला है। ज़्यादा प्रेफर्ड लोकेशंस क्या रहती हैं इंडिया में जहाँ पे लोग डेस्टिनेशन वेडिंग को ऑप्ट करते हैं? देखिए, उसमें अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग कहीं बाहर जाके करना चाहते हो, हम्म। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है एक सीनिक बैकड्रॉप, है ना? आपको एक नेचुरल बैकड्रॉप चाहिए, हर किसी का ये है। तो उसमें आपको या तो माउंटेन व्यू चाहिए, अगर आपको माउंटेन व्यू चाहिए तो आपका उत्तराखंड, हिमाचल ये सारा कवर होता है। सेकंड या तो आपको वाटर फ्रंट चाहिए, हम्म। वाटर फ्रंट के लिए द बेस्ट इज़ गोवा, है ना? बिल्कुल। और सबका फेवरेट भी बहुत ज़्यादा राइट। गोवा है, बीच वेडिंग और हाँ गोवा। हाँ। थर्ड आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है आपको हेरिटेज, फोर्ट, जैसे बहुत सारे राइट। कपल्स हैं जो बाहर कंट्रीज़ में हैं, जो बीचेस का एक्साइटमेंट नहीं है उनके अंदर, तो उनको जो चाहिए वो फोर्ट वेडिंग चाहिए, हेरिटेज चाहिए, पैलेसेस ट्रेडिशनल चाहिए, काइंड ऑफ। उसके लिए राजस्थान। हाँ। ठीक है, तो यही सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द वेडिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन दीज लोकेशंस ओनली। प्लस अभी लोग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया भी जाना पसंद कर रहे हैं, है ना? उसमें रीज़न ये है कि आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्स्ट्रा है, बट होटल्स का अगर हम देखें कि यहाँ का शेरेटन, और अगर हम देखें शेरेटन फुकेट का देख लें या वियतनाम का, तो आपको कॉस्ट वाइज वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह से कम हो सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए लोग बाहर भी जा रहे हैं बहुत, और बाहर जाने का कितना रीज़न परसेंटेज है वैसे? आप जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी अगर 10 वेडिंगें आगे जो मुझे प्लान करनी है, हम्म। तो उसमें 2 वेडिंग मेरी अब्रॉड मतलब बाहर की हैं। ठीक है। तो मतलब एक 20% आप कह सकते हैं हम उसमें। और ये यूजुअली मेट्रोपॉलिटन कपल्स ही हैं? आगे हाँ, क्या नहीं, है? ये आपका एनआरआईज़ बहुत हैं इसमें, अच्छा। क्योंकि एनआरआईज़ का क्या होता है, दे हैव गेस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड। राइट। उनका सिर्फ इंडिया से ही नहीं आने हैं, उनका तो उनके लिए आप इंडिया में कर रहे हो या आप कहीं भी कर रहे हो, इतना डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए ये जो बाहर हैं, जो एनआरआईज़ हैं, उनका ज़्यादा है। यहाँ वालों के साथ होता है कि जाना तो सब चाहते हैं, बट एक गेस्ट लिस्ट को कम करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप राइट। बाहर जाते हो तो नॉट मोर देन 100-150 गेस्ट, मतलब मैं सजेस्ट नहीं कर सकती उससे ज़्यादा। तो वो यहाँ पे गेस्ट लिस्ट को क्रिस्प करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो इंडिया में लोकेशंस आपकी यही हैं जो बेस्ट हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा। ये सबसे ज़्यादा वेडिंग्स यहीं पर हो रही हैं ठीक आपकी, है। है ना? तो इन जनरल जब वेडिंग प्लानिंग की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या आता है? मतलब अगर हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बात करें और हम बात करें जो वेडिंग्स इन जनरल लाइक इन हाउस ही हो रही है, मतलब सिटी में ही हो रही है जहाँ पे लोग हैं। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। अगर सिटी में हो रही है, हम्म। तो सिटी में आपका आजकल ये 2 दिन का इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेजर फैक्टर है ना, कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज़ बढ़ रहा है या ट्रेंड बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपके जो इनवाइटीज़ हैं, जो गेस्ट हैं, किसी पे इतना टाइम नहीं है कि आज वो आपकी एंगेजमेंट के लिए आया है, 2 दिन बाद वो आपकी सगाई के लिए आएगा, फिर हफ्ते भर राइट। बाद वो वेडिंग के लिए आएगा। हाँ। तो इसीलिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कन्वीनिएंट रहता है कि हाँ। आपने 2 दिन में सारे इवेंट्स प्लान कर लिए। आपके गेस्ट भी आके 2 दिन में सारे इवेंट्स का पार्ट हो गए और आपके लिए भी एक जगह। फिर दूसरा रीज़न है कि आजकल कोई अपने घर से नहीं करना चाहता है। आपके बड़े-बड़े बंगलो भी हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं, हम लोग मीटिंग में जाते हैं, उनके बड़े-बड़े घर हैं। फार्म हाउस वगैरह। हाँ, मतलब अच्छा स्पेस है, लेकिन वो चाहते हैं हम अपना घर लॉक करें और वो भी कहीं मूव कर जाते हैं कि वहीं सारे गेस्ट को इनवाइट करें और 2 दिन वहीं रुके और फिर घर आ जाएँ। तो इसीलिए अगर ये वाले कॉन्सेप्ट है, वही आपका वही डेस्टिनेशन या रेजिडेंशियल वेडिंग होती है। अच्छा। क्योंकि अगर आप बात करोगे तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी आपका 80% वेडिंग्स आर डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो है, जो हो रही हैं रेजिडेंशियल। बाकी 20% ही ऐसी होंगी जिनके गेस्ट सारे लोकल हैं, उनके आउट स्टेशन गेस्ट नहीं हैं। तो वो इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि हाँ, एक दिन कुछ इवेंट कर लिया, एक दिन कुछ कर लिया, ऐसा। आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल बजट क्या है, मतलब एक इंडियन हाउस होल्ड में जो वेडिंग प्लानिंग के लिए जाते हैं, अगर हम टॉप 2 लोकेशंस की बात करें इंडिया में, तो उसमें रेंज क्या रहती है, लोअर एंड अपर, मतलब देखिए, अगर हम। सबसे हायर एंड जिस जहाँ पे आग लगी हुई है आप कह सकते हो हाँ। वेडिंग्स में, वेडिंग हाँ। इंडस्ट्री में, वो है आपका राजस्थान। हम्म। और राजस्थान में भी आपका जयपुर सबसे हाई एंड हो गया है, मतलब हम्म। सबसे ज़्यादा उसमें। उसका मुझे लगता है उसका रीज़न ये भी है कि वो दिल्ली से कनेक्टिविटी और जयपुर राइट में खुद राइट। ऐसा है। प्लस आपका कनेक्टिविटी, जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना? वो आपका दिल्ली जयपुर लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है। बहुत सारी वो फ्लाइट्स हैं। थीम भी काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, रॉयल हाँ, काइंड ऑफ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबकी मतलब बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जो इसने जयपुर को बहुत हाइप कर दिया है। प्लस बिल्कुल। आपका बहुत सारी सेलिब्रिटी वेडिंग्स हो चुकी हैं। हम्म। अंबानीज़ वेडिंग भी पहले जो हुई कियारा, थी वो उदयपुर सितारा। हुई थी, हाँ।
तो इस वजह से आपका राजस्थान, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, सेम डेकोरेटर आपका दिल्ली में वेडिंग कर रहा है, वो मुझसे बोलेगा कि 10 लाख रुपए डेकोरेशन का। अगर मैं उसको बोलूँगी जयपुर वेडिंग है, तो उसका ऑटोमेटिकली वो 20 lakhs 25 lakhs वो हो जाता है। तो मतलब जयपुर के नाम से ही सबको, तो इसीलिए सबसे जो ज़्यादा बजट चाहिए वो राजस्थान में अगर वेडिंग करना है, स्पेशली जयपुर और उदयपुर। बाकी आपका राजस्थान में भी छोटे छोटे टाउन्स हैं जहाँ पे आपके फोर्ट्स हैं या वो हैं, तो वहाँ पे आपका अफोर्डेबल हो सकती है। फिर आप कह सकते हैं गोवा। गोवा ठीक है। गोवा में क्या है कि बस गोवा का जो प्लस पॉइंट है वो आपका ऐसा है कि आपको अगर वाटर फ्रंट चाहिए या आपको बीच वेडिंग करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 स्टार में जाना है या 4 स्टार में जाना है। वहाँ पे जो आपकी बुटीक वेन्यूज भी है ना, बजट प्रॉपर्टीज, वो भी बीच पर हैं। राइट। तो वहाँ पर एक एवरेज बजट वाला भी जा सकता है, एवरेज टू हायर बजट वहाँ पे जा सकते हैं। तो गोवा भी आप देख सकते हैं। अगर मैं बजट भी आपको क्लियरली बोलूँ तो अगर जो स्टैंडर्ड क्वेरी आजकल रहती है 100 to 150 गेस्ट 2 नाइट स्टे, तो वो अगर आप डेकोर और सारी चीज़ें मिलाते हैं तो आपका जयपुर में 40-50 लाख से नीचे तो कुछ है ही नहीं, है ना। सेम चीज़ अगर हम गोवा के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं 30-35 लाख मिनिमम। और सेम चीज, सेम क्वेरी अगर हम बहुत ही उत्तराखंड बड़ा एक्सप्लोर difference। कर रहे हैं, उत्तराखंड में मीन्स आपका देहरादून, मसूरी, जिम कॉर्बेट, तो आप कह सकते हैं 20 to 25 इज मिनिमम। ठीक है ना, ये आपका है। और फिर हायर की तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, है ना। आप 5 स्टार में भी आपके स्टैंडर्ड 5 स्टार भी हैं, आपके लग्जरी 5 स्टार भी हैं। लग्जरी 5 स्टार मतलब उनको रेवेन्यू ही 2-3 करोड़ का चाहिए, तो वो मैक्सिमम की तो इस फील्ड में कोई लिमिट रही नहीं है, बट दिस इज मिनिमम व्हाट आई एम टेलिंग यू। लोअर बजट तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। आप कोई भी लोकेशन पकड़ लीजिए, आप किस रेटिंग वाले वेन्यू पे जा रहे हो, है ना। वो प्रॉपर्टी की क्या वो 3 स्टार है या 4 स्टार है, 5 स्टार है, उस पर डिपेंड करता है। आपको 5 स्टार होटल्स मतलब हर जगह कॉस्टली होंगे, उनका एक रेवेन्यू होगा। बुटीक होटल्स हर जगह आपके मिनिमम रेंज में आ जाएंगे। बट अगर मैं गोवा की बात करूं, तो वहाँ जो बुटीक होटल्स भी है ना, 3 स्टार 4 स्टार, वहाँ पर भी आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी वो चीज़ मिल रही है जिसके लिए हम गोवा आए हैं। वहाँ पर हमें बीच मिल रहा है, हमें बीच वेडिंग करने को मिल रही है। ठीक है, तो गोवा में वेडिंग का बहुत सिंपल फंडा है, कॉस्टिंग भी बहुत सिंपल होती है। जो वेन्यू आपको रेट देता है ना, वो वहाँ का सिस्टम ये है कि आपको पर पर्सन रेट मिल जाता है, डेट इंक्लूड्स ऑल द मील्स और वेन्यू फिक्स्ड रहता है, मतलब फिक्स रहता है। जैसे आपको पर रूम वो एक होता है एपी प्लान, है ना, ठीक एपी है। प्लान पर रूम। तो वो एपी प्लान का मतलब होता है डेट इंक्लूड्स ऑल द मील्स एंड योर स्टे। ठीक है। तो अगर आपको वो दे रहे हैं 20,000 एपी प्लान में कोई रूम, उसका मतलब हो गया इट इंक्लूड्स स्टे फॉर 2 एंड ऑल द मील्स फॉर 2। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, अगर हमारा क्लाइंट दिल्ली से है, जयपुर से है, तो उसको एडवांस बहुत चाहिए, लाइव काउंटर्स बहुत चाहिए, स्टार्टर्स चाहिए, फिर तो चार्ट इन्फ्लेट चाहिए, होगा ही होगा। तो फिर वो होगा। बट मैं देख रही हूँ जो और गेस्ट आ रहे हैं आपके, इधर आपका महाराष्ट्र से भी हैं, या फिर Right। बंगालीज हैं, या साउथ से आ रहे हैं, या एनआरआईज आ रहे हैं, उनके लिए उतना सफिशिएंट होता है। बस कुछ कुछ उन्होंने ऐड ऑन कराना है तो वेडिंग वाले दिन करा लिया ये, तो उनके लिए ये बहुत सिंपल है। ठीक है। फिर प्लस वहाँ पे अब हम आते हैं अगर डेकोरेशन पे, तो डेकोरेशन भी आपका जितने भी वहाँ वेंडर हैं लोकल, उनके पास बहुत परफेक्ट एक सेटअप वो बना हुआ है। अगर आप चाहो कि आप दिल्ली के वेंडर से गोवा करा लो, तो आपका वो मतलब ट्रैवलिंग का तो आप छोड़ ही दो, वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ Possible ही नहीं बीच है। पे क्या प्लेटफॉर्म करना है, उसकी कैसी लेवलिंग करनी है, वो उन लोगों के पास बहुत परफेक्ट है। वो वहाँ का मतलब एक एक लेबर Sorted भी है। बिल्कुल सॉर्टेड है वहाँ पे। तो वो इसीलिए वहाँ प्लान करना ईजियर होता है इन कंपैरिजन टू जयपुर, दिल्ली या इन सब जगह पे। और दूसरा ये कि अगर बजट में गोवा का बोलूँ, तो अभी जो हमने जो मिनिमम वेडिंग भी वहाँ पे क्लोज करी है ना, तो वो होटल पार्ट 150 गेस्ट का, हमने होटल पार्ट मीन्स इसमें होटल और आपका फूड दोनों आ गया, वो हमने एक जो मिनिमम क्लोज किया है वो 25-26 लैक्स में होटल पार्ट। होटल ठीक के है, साथ। हाँ, होटल फूड वाह। आपका 150 गेस्ट का, ये सारा उसमें इंक्लूड हो गया। फिर आप अदर हेड्स जो होते हैं ना, अदर हेड्स मीन्स जिसमें आपका आ जाता है डेकोरेशन, डीजे, फोटोग्राफर, प्रोसेशन बैंड, मेकअप आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो भी आप एक ले सकते हैं कि आपका 12 to 15 लाख स्टार्टिंग है उसकी। ठीक है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 35 एक मिनिमम आप ले सकते हो गोवा में अगर वेडिंग कर रहे हो। ठीक है, क्यूमुलेटिव। तो हाँ, क्यूमुलेटिव आप ले सकते हो कि 35 जोड़-जाड़ लाख एक के। मिनिमम है जोड़ जाड़ के। यही सेम चीज, यही सेम गेस्ट अगर इधर आता है आपका जयपुर आता है ठीक है। करने के लिए,
तो पहले तो आपको जो 20-25 लाख वाली जो वेन्यू मिलेंगे वो आपको पसंद नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप लोग सोचते हैं इतना दूर हम Right. सिर्फ एक रिजॉर्ट या होटल में रहने तो आए नहीं है, राइट। आपको आउटडोर आए अच्छे भी रॉयल वेन्यूज। थीम के लिए कि यार काइंड ऑफ लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। बिल्कुल, जब हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बिल्कुल। एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो उस तरह के वेन्यूज जब आप जाते हो तो आपको वेन्यू पार्ट ही 35-40 में क्लोज होगा, 100-150। ये मैं इसमें भी, इस कैटेगरी में भी आपके कुछ ही वेन्यूज आएंगे, मतलब बहुत वेन्यूज नहीं Right. आएंगे। फिर आपका अदर हेड्स भी आपका 20-25, तो मान के चलिए कि 45-50 इज मिनिमम। मतलब डबल हो गया एक तरीके से गोवा का। डबल नहीं तो आप, हाँ मतलब आप इतना तो कह सकते हो, आपका 150% तो हो ही गया। हाँ बिल्कुल, इतना तो हो हम्म। गया आपका। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आती हैं कि बहुत एवरेज बजट है, जैसे बहुत लो हाँ। बजट भी है, तो मतलब मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड वो करते नहीं, हमारा वो कर नहीं सकते उनको कि नहीं नहीं आपके ऐसा तो है नहीं, वो वेडिंग नहीं करेंगे, वेडिंग उन्हें भी करनी है, क्लाइंट इज अ क्लाइंट। तो फिर हमें उनको जो सजेस्ट करना पड़ता है, फिर जबकि मुझे पता है कि उस वेडिंग में मैं फिट नहीं होंगी या कोई भी वेडिंग प्लानर फिट नहीं होगा, राइट। तो हम बहुत बार उनको ऐसे गाइड कर देते हैं कि आप अपने आप कैसे प्लान कर सकते हो उस अच्छा। वेडिंग को। अगर बहुत सारे ऐसे भी आ जाते हैं कि हमारा 15 ही लाख बजट है, हमें ठीक इतने है। लोग की करनी है, या 10 ही लाख बजट है, हाँ। तो हम सीधे सीधे उनको सजेस्ट करते हैं कि सर एक वेन्यू, आजकल दिल्ली एनसीआर में भी इस तरह के बहुत वेन्यूज हैं जो आपको पर हेड ले रहे हैं, ऑलरेडी डेकोरेटेड वेन्यूज हैं, सब कुछ है। तो हम वो भी सजेस्ट कर देते हैं, आप इस तरह के वेन्यू करके एक वेडिंग फंक्शन मेन कर लो, ठीक है। बाकी आप सब घर में प्लान कर लो, क्लब हाउस है आपका तो वहाँ प्लान कर लो। तो इस तरह से मतलब फिर आप उतना एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि कम बजट वाला वेडिंग नहीं कर रहा है, राइट और राइट। कई बार बहुत अच्छा, मतलब सब इतना एंजॉय करते हैं उस वेडिंग में भी, तो बस यही फैक्ट है। तो इसमें व्हाट इज द लोएस्ट लाइक रेंज जो आपने क्रैक करी हो फॉर अ क्लाइंट, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार ये तो नहीं करना, मतलब बहुत ही टाइट बजट है पर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि वी आर प्योरली द वेडिंग प्लानर, ठीक है ना, हम्म। तो हमारा क्लाइंट के बजट से हमारे रेट्स बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं। राइट हमें चाहिए जो मेरी फीस है, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या बजट है वो मैं देखूंगी कि आपके बजट में वेडिंग प्लान हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। कस्टमाइजेबल मेरे है। साथ ऐसा नहीं है कि मैं आज अगर 2 CR वाले क्लाइंट की वेडिंग करके आ रही हूँ तो मैं 20 लाख वाले की नहीं करूंगी, ये नहीं है। मतलब मुझे जो मेरा रेवेन्यू है वो चाहिए है, Right. उसमें भी थोड़ा प्लस वेडिंग का बजट आपका जो भी है, मैं मतलब पूरी कोशिश करूंगी कि उस बजट में हम प्लान कर लें। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों की जो बहुत ही बजट फ्रेंडली वेडिंग्स करते हैं, तो आज भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिशनल वेडिंग के लिए ऑप्ट करते हैं, राइट? जो ट्रेडिशनल मतलब कोई प्रोफेशनल टीम नहीं चाहिए बिल्कुल, उनको, wedding या planners कोई, नहीं चाहिए। समझ गए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज भी व्हाई डू नॉट अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल गो फॉर वेडिंग देखिए हम प्लानर? लोग तो ये कर रहे हैं 2009 से, जैसे मैंने बताया आपको, तो पहले तो ये रेशियो बहुत था, है ना, हम लोग 4-4 5-5 मीटिंग भी कराते थे उनसे, कोई लेकिन approximate अल्टीमेटली number समझ है में इसका आता है। मतलब कि लेकिन अब ये रेशियो बहुत कम हो गया है। अब आज के टाइम पे आप देखो कि पहले क्या होता था ना, कि पहले आपको घर में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, आपके चाचा ताऊ मामा ये सब घर में पहले से आ जाते थे या कर रहे हैं। तो पहले तो ये चीज थी कि लोगों को नहीं लेना वेडिंग प्लानर, क्योंकि एक सबका कहीं ना कहीं वो मिथ है, प्रीकंसीव्ड नोशन था कि वो क्यों ही कर रहे हैं। एक अभी भी मिथ है कुछ लोगों में कि हम वेडिंग प्लानर लेंगे तो हमें हर चीज कॉस्टली पड़ेगी, फालतू का खर्चा होगा। फालतू का खर्चा होगा। और बहुत लोग समझ भी गए, लेकिन बहुत लोग अभी भी नहीं समझे उस चीज को। और वेडिंग प्लानर मतलब ठीक है, आप नहीं ले रहे हो वेडिंग प्लानिंग, वो जब आप कर लेते हो ना तब आपको समझ में आता है। अभी जैसे एक फैमिली मुझे मिली एक मेरी वेडिंग में, ठीक है ना, उससे जस्ट पहले उनके बेटे की वेडिंग हुई थी। तो उसकी मदर जब देख रही थी कि हम लोग वेडिंग में कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, इस वेडिंग में भाग दौड़ रही है हमारी टीम, और जो क्लाइंट है वो एक ही जगह बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमको, जब वो ये सारी चीजें देख रही थी तो उनको कुछ रिग्रेट हुआ। वो मुझसे बोली कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि हमें वेडिंग प्लानर ले लेना चाहिए, बट उन्होंने सुनी नहीं मेरी, या उन्होंने लिया नहीं, तो हम लोग की तो बहुत हालत तो खराब हो लोग गई रियलाइज थी। कर रहे हैं कि भाई इट इज बेटर बिल्कुल, टू आउटसोर्स दैट। तो वो बोली कि हम मेरे तो हालत ऐसी हो गई थी वेडिंग तक कि मैं बिल्कुल मतलब मूव भी नहीं कर पा रही थी, और मैंने इतना उनको कन्विंस किया था पर उन्होंने नहीं लिया कि नहीं हम सब खुद कर लेंगे। तो डिफरेंस तो है ही। पहला ये डिफरेंस है कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। राइट। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि आज के टाइम पे जो गेस्ट आ रहे हैं ना वेडिंग में, वो कहीं ना कहीं अगर उनके आगे पीछे टीम घूम रही है, आप लॉबी से उनको रिसीव कर रहे हो कोई टीम, तो एक ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है कि हाँ हम एक बहुत स्टैंडर्ड वेडिंग में आए हैं, एक बहुत मतलब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है आज के वी आर टाइम बीइंग पे। ट्रीटेड राइट बेसिकली। बिल्कुल। तो ये इसीलिए मस्ट होता जा रहा है। और जो लोगों के अंदर ये है भी ना कि नहीं हमें वेडिंग प्लानर नहीं लेना है, अगर वो किसी वेडिंग में जाते हैं और वहां वो देखते हैं कि टीम है या कोई प्रोफेशनल टीम है,
तो वो उनका अपना माइंडसेट फिर चेंज हो जाता है। वो मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली हूँ जो पहले तो उन्होंने प्लान करा था कि नहीं लेना है, फिर उन्होंने कहीं देखा कि वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर उनका वो चेंज हो गया कि लेना है। So स्मिता, why event planning is necessary in today's day and age? मतलब लोग इसके लिए क्यों ऑप्ट करें? या गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ऑप्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट मी टेल यू द डिफरेंस कि आप ऑप्ट करते हो तो क्या हो सकता है, ऑप्ट नहीं करते हो तो क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा तो पॉइंट है जो शायद हम सभी वो चीज़ मानते हैं कि स्ट्रेस लेवल आपका कितना कम हो जाता है अगर आपने इवेंट मैनेजमेंट टीम ले रखी है या इवेंट प्लानर्स को ले रखा है, क्योंकि वो चार्ज ही उसी चीज़ का कर रहे हैं, राइट। है ना। तो बीइंग अ प्लानर हमें लगता है कि कुछ भी अगर क्लाइंट के किसी भी चीज़ के लिए वो परेशान है तो हम बैठते नहीं, हम जाके उनसे पूछते हैं कि कुछ ऐसा है जो हम हेल्प कर सकते हैं, Right. है ना। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके चेहरे पे स्ट्रेस ना हो आपका, हम्म, क्योंकि वंस That इन अ is the लाइफ टाइम job. मोमेंट है आपके लिए हाँ। जो भी है, तो उसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका सारा स्ट्रेस जो है वो हम ले लें, है ना, और आप एंजॉय करो। राइट। तो वो अभी, और कुछ लोग अभी भी नहीं समझते हैं जिनके घर में अभी ऐसा हुई नहीं है वेडिंग है, उन्होंने Right. अटेंड नहीं करी है इस तरह की ज़्यादा वेडिंग, ट्रेडिशनल। ज़्यादा ट्रेडिशनल है वो लोग, है ना। हाँ। तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि वेंडर्स, आप जिन लोगों से काम करा रहे हो, अदरवाइज आपका रूटीन या क्या जाएगा वेडिंग या इवेंट वाले दिन, आप मॉर्निंग में 5 बजे से उठ के लेबर के साथ खड़े हो, वेंडर के साथ कर रहे हो, आप पेपर लिए हो, क्या Hectic हो होना जाता है। चाहिए, बहुत हेक्टिक होता है। और फिर बीइंग अ प्रोफेशनल्स हम लोग को पता है कि वो पहले से फॉलो अप्स करने हैं हमें, कि सपोज डेकोर है तो डेकोर की जब गाड़ी लोड हो रही है तो हमारी एक टीम वहां जाके देखती है, अच्छा। अपनी लिस्ट से हम क्रॉस चेक करते हैं कि जो जो हमारा है एलिमेंट्स वो सारे लोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। और आप क्या करोगे, आपके जब घर पे आ जाएगा तब आपको कुछ समझ में आएगा, वो भी डेकोरेशन होने के बाद, कि नहीं हमें ये नहीं ये चाहिए था, तो उस मोमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या Right. कोई वेंडर भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हम लोग का एक प्रोफेशनल तरीका इस तरह से बना हुआ है ना कि हमें पहले से फॉलो अप्स करने हैं, वो करने हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। राइट। प्लस आप जो वेंडर से आप रिपीटेडली काम कर रहे हो, आप उसको 4-5 इवेंट दे रहे हो, तो वो आपको किसी के लिए ये नहीं बोल सकता कि रेट एकदम हाइप करके बोल देगा। राइट। वो आपको मार्केट रेट ही क्रैक करेगा, मार्केट रेट से भी बेटर करेगा। बट अगर वही चीज क्लाइंट कर रहा है तो वेंडर को ये समझ में अगर आ जाता है कि हाँ वो कहाँ तक जा सकता है, वो पहले ही कोशिश करेगा कि उसका क्या बजट है, कैसे, तो वो आपको एक स्टार्ट करेगा, बहुत हायर से भी कर सकता है। तो ये डिफरेंस है कि आपको अगर अपने आप कोई वेंडर से 4 मीटिंग करनी पड़ रही है, तो अगर आपने प्लानर लिया हुआ है तो वो आपका 1 या 2 मीटिंग में काम हो जाएगा। तो आपका टाइम भी इसमें सिर्फ इवेंट के टाइम नहीं, आपका पहले का टाइम भी बहुत सेव होता है बिल्कुल। इसमें। और ठीक है, अल्टीमेटली आप एंजॉय कर सकते हो, मतलब शादी बिल्कुल में कर if सकते you हो। don't enjoy आपके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक है, आपको अगर गालियां भी देनी है तो आपको सिर्फ इवेंट प्लानर को कॉल करके देनी है ना। एप्रिसिएशन तो मुश्किल में मिलता है, मुंह से बाद में निकलता है, वो तो है। लेकिन आपके लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपको ये नहीं करना है कि आप इससे भी परेशान हो तो आप फोटोग्राफर को कॉल कर रहे हो, आप मेकअप आर्टिस्ट को कर रहे हो, ये राइट। सब आपको नहीं करना है। और ये आजकल क्या है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हैं, आपका बिल्कुल। ज्वाइंट फैमिलीज बहुत रेयर हैं, हम्म, ठीक है। प्लस फिर आपको हेल्पिंग हैंड नहीं मिलते हैं उसमें, राइट। क्योंकि कोई भी आपका अगर क्लोज फैमिली मेंबर भी है ना, जैसे हम्म, सपोज आपकी वेडिंग में है, आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स, आपके अंकल हैं, हम्म, मामा, ये लोग आते भी हैं, राइट। तो वो भी एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ। वो कहीं ना कहीं आपके जो गेस्ट आजकल वेडिंग में आ रहे हैं ना, वो भी पैसा खर्च करके आ रहे हैं। आजकल आना भी इतना इजी नहीं है। राइट, आप राइट। गोवा वेडिंग की बात कर रहे थे, कोई जाता है यहाँ से तो 25-30 हजार तो वो पर पर्सन टिकट में ही खर्च करके जा रहा है, बिल्कुल, और फ्लाइट का सब। ही हो गया। तो वो वहां जाके इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको लेबर के साथ खड़े कर दो आप, या उसके साथ कर दो। हाँ। उनको चाहिए, वो उनको एंजॉय करना है, उनको Right. वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ। तो गेस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके लिए जरूरी है कि हम्म, आजकल आपके साथ कोई प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए। अदरवाइज वो चेक इन चल रहा है होटल में, आप काउंटर पे ही खड़े रहोगे पूरे टाइम। ऐसे क्या है कि सारी टीम कोई देख रही है, आप अपने गेस्ट से मिल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, जिसके लिए वो इतना दूर आए हैं, तो उनको अच्छा लगता है गेस्ट को भी। तो थर्डली मतलब इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा जो मिथ है कि आप अगर वेडिंग प्लानर्स लेते हो तो आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता है, या आपका बजट, बहुत लोग को ये लगता है कि मेरा तो बजट है नहीं कि हम वेडिंग प्लानर्स लें, या तो ये बहुत गलत है। अगर सपोज मैं आपसे अपनी फीस, अगर हमने आपसे 5 लाख अपनी फीस ली है, तो जो सारी वेंडर सर्विसेज हैं उसमें हम आपका 10 लाख बचा देंगे। ये बिल्कुल। मतलब किस लेवल की वेडिंग है उस पर डिपेंड करता है। इट्स विन विन फॉर बोथ। और ये स्पेशली ऐसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं डेकोरेटर की बात करूँ, आजकल पिंटरेस्ट और सोशल मीडिया पे एक जो इमेजेस दिखती हैं ना, और कपल्स क्या करते हैं आजकल, उनमें से शॉर्टलिस्ट कर ली, वही डायरेक्ट डेकोरेटर को भेज दिया, तो वो एकदम हो जाता है कि अरे इनको तो बड़ा हाई एंड चाहिए, है ना।
तो वो अपना जब वही कपल कॉल करके उससे डिस्कस करेगा तो वो एकदम बजट बिल्कुल ही वो कर देगा। बिल्कुल। और मुझे पता है कि वो डिजाइन कुछ और है, उसमें लगा उतना ही फैब्रिक है, हम्म। उतना ही फ्लोरल है, राइट। इसका सिर्फ ये इस चीज की कॉस्ट बढ़ती है, इस चीज की कॉस्ट नहीं बढ़ती है, राइट। तो वो मुझे उतना नो कोट हाउ नहीं है। कर सकता है ना। तो वो कहीं ना कहीं वेडिंग प्लानर अगर अपनी फीस या कुछ एक्स्ट्रा ले भी रहे हैं तो वो आपका सेव भी कर रहे हैं। मैं राइट। ये नहीं कहूंगी कि आपको बहुत कम में करके दे देंगे, पर आपको कहीं से भी बहुत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। बट आपको एक पीस ऑफ माइंड जो आप डिजर्व करते हो अपने इंपॉर्टेंट डे पे, वो आपको मिलेगा और वो इम्पोर्टेंट है। वो आप बिल्कुल। बाद में रियलाइज करो, इससे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको पहले ही समझ जाओ उस चीज को। आपने ऐसे ये डिसाइड कर लिया, जैसे किसी ब्राइड के फादर ने डिसाइड कर लिया हमें नहीं चाहिए वेडिंग प्लानर, लेकिन परेशान उसमें सब हैं। जब आप परेशान हो तो ब्राइड भी परेशान है, मदर भी परेशान है, आप सबको एक स्ट्रेस में ले रहे हो। तो इसलिए मतलब अभी आप कह सकते हो रेशियो की 20 या 25% ऐसे होंगे जिनको इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती है या नहीं पता है। अदरवाइज तो अब लोग थोड़ा सा हैबिचुअल हो गए हैं। पर्सनली मेरे क्लोज भी कुछ ऐसी वेडिंग्स रही हैं, बहुत ही क्लोज लोगों की, जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि यार अगर प्लानिंग होती, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता, हाँ, तो शायद मैं ज्यादा मजे कर पाता। थोड़ा ऑर्गेनाइज प्लस एक साइकोलॉजिकल भी होता है। आपने देख लिया कि 4 लड़के वो एक ड्रेस कोड में खड़े हुए हैं जो आपके लिए खड़े हुए हैं, हाँ। तो आपको एक थोड़ा सा वीआईपी ट्रीटमेंट लगता है अपने आप में ना, वो साइकोलॉजिकल भी होता है। तो इसीलिए मतलब जो 20-25% लोग नहीं भी समझ रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम में सभी एक यूज टू हो जाएंगे कि कुछ भी इवेंट करने से पहले प्लानर तो लेना ही लेना है, एक हायर norm बन करना जाएगा। है, बन जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताती हूँ कुछ वेडिंग का। मतलब जब वेडिंग प्लानर ने लिया तो ऑब्वियसली हम तो वहाँ नहीं थे, हाँ। बट हमें लोगों से सुनने में आता है, जैसे हमारी फैमिली में भी वेडिंग्स होती हैं। जैसे अभी एक रीसेंट एक वेडिंग थी ऋषिकेश में, एक वेडिंग थी, उन्होंने बहुत अच्छा होटल और सब किया था, मतलब मेरे नोन थे जो वहाँ गए थे, उन्होंने सब अच्छा किया था। लेकिन वो मतलब जो पेरेंट्स थे या जो फादर थे ब्राइड के, उनसे वो लोग मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो कहाँ कहाँ एंगेज थे। वो मतलब मेरी दीदी वहाँ गई थी तो उन्होंने बताया कि पता लगा कोई भी वेंडर आ रहा है, सबको ले लेके वही होटल तक लेके आ रहे हैं। मतलब जब आपने कोई है ही नहीं टीम, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, आजकल कोई भी रिलेटिव या आप किसी से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। राइट। उनको अपना तैयार होने का टाइम चाहिए, इरिटेट हो रिलेटिव्स जाते को, हैं। वो इरिटेट हो जाते हैं। तो बोले वो सारे टाइम इसी में बिजी थे, कभी किसी वेंडर को लेके आ रहे हैं, किसी टीम को, फिर उनको स्टे कहाँ देना है वो उनको दिखाना है, चेक इन चल रहे हैं, किसको किसके पास रूम देना है, वो पूरे टाइम रिसेप्शन पे ही खड़े हुए हैं। अगर ब्राइड ने कह दिया कि नहीं डेकोरेशन में ऐसा हो रहा है, तो डेकोरेटर को जाके हड़का रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो फिर आपका एक आप कोई अपना स्पेशल मोमेंट करने यहाँ पर आए हो, आपको उसको एंजॉय करना है, उसको फील करना है, राइट। वो फील आपके अंदर रह नहीं जाएगा। बिल्कुल। फिर आपको मतलब एक तरह से आप ऐसा वर्किंग स्टाफ टाइप के हो जाओगे कि आपको ये सारा मैनेज करने के लिए यहाँ रखा है। राइट। तो वो मुझे लगता है कि क्योंकि लोग जा रहे हैं, जैसे जो मैंने बताया, मुझे भी किसी ने बताया है वो। अब मुझे जिसने बताया है उसके घर में जब वेडिंग होगी तो वो उस पॉइंट को रखेगा बिल्कुल ना, कंसिडर कंसिडर करेगा करेगा। और वो बिल्कुल, लेगा। ऑब्वियसली। तो वो धीरे-धीरे करके लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप एक प्रोफेशनल टीम रख लो। मतलब मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं वेडिंग प्लानर हूँ, ऐसा तो है नहीं कि सारे कोई मुझे ही हायर करने वाले हैं। लेकिन एक क्लाइंट के उससे राइट। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ ये चीज़ कि आपको आज के, क्योंकि जो ट्रेंड चल गया है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो कोई रीज़न से ही हो रहा है। राइट। अगर मैं कह रही हूँ 70-80% लोग ले रहे हैं तो कोई रीज़न से ही ले रहे हैं। तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करें, वो ले अल्टीमेटली लें। पॉइंट तो एंजॉय करना है ना। अगर आप बिल्कुल। अपने सबसे अच्छे दिन पे भी लगे ही पड़े हो इन और फिर ट्रिवियल आज स्टफ, आज के टाइम तो पे आप क्या है क्या ही ना, करोगे। जो वेंडर्स हैं या जो लोग भी वेडिंग में आ रहे हैं ना, वो भी जज करते हैं उस चीज से कि आप खुद से उनसे डील कर रहे हो। उन्हें फूड चाहिए तो वो आपसे बोल रहे हैं, है ना। राइट। प्लानर की टीम होती तो वो वेंडर्स का फूड मैनेज करना है, स्टे मैनेज करना है, उनसे फॉलो अप्स करना है। तो वो जब सब आप खुद पर्सनली कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको भी लोग जज करते हैं कि आपका बिल्कुल बिल्कुल। कितना भी अच्छा आपने होटल कराओ, हाँ कितना भी हाँ। अच्छा कराओ, वो लेकिन आपका एक जो स्टैंडर्ड है ना, वो उससे जज होता है। तो बिल्कुल। इट्स इम्पोर्टेंट नाउअडेज। तो शादी के बजट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसको यूजुअली या ऑफन लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जब हम वेडिंग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई भी फैमिली जहाँ पे वेडिंग हुई है, तो कितना खर्चा आएगा, तो ज़्यादातर लोगों को क्या है ना कि बाद वाले खर्चे, एक होटल का खर्चा होता है जो सबको पता होता है और वो मेजर होता भी है, ठीक है बिल्कुल। ना। तो आपने कई बार कहीं किसी होटल में कॉल कर लिया, आपने होटल वाले ने कहा कि हाँ हम 25 लाख में करेंगे ये सब, तो आपने एक बार अपने मन में कर लिया कि ठीक है 25 और ज़्यादा 30 तक खर्च होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी जो अदर हेड्स हैं, अदर हेड्स मतलब बहुत सारे होते हैं।
आपके होटल के बाद सबसे मेजर आजकल हो गया है डेकोरेशन का, हम्म। फिर आपका फोटोग्राफी भी एक क्योंकि आजकल जो फोटोग्राफी चल गई है आपका सिनेमेटोग्राफी, हम्म। तो कोई भी कम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, राइट। तो वो भी समझना एक जरूरी है। तो फोटोग्राफी हो गया, फिर मेकअप आर्टिस्ट। हम्म। मेकअप आर्टिस्ट आप ब्राइड के लिए चाहिए वो तो आप कंसिडर कर लेते हो, हम्म। लेकिन जो गेस्ट आ रहे हैं आपके, हम्म। आजकल ये भी ट्रेंड बन गया है कि उनको भी साइड पे मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। बिल्कुल। एटलीस्ट जो फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी चाहिए, तो वो भी एक बड़ा कॉस्ट हो जाता है। हम्म। तो वो भी आपका कॉस्ट हो गया। फिर आपका इसमें मेहंदी आर्टिस्ट, इवेंट्स में आपको एंकर लेना है, कोई लाइव हम्म। बैंड लेना है, सारे इवेंट में डीजे तो आपका रहेगा ही रहेगा, ये बिल्कुल। सारी कॉस्ट। फिर आपका प्रोसेशन बैंड, अब हर चीज में हायर का लिमिट नहीं है। प्रोसेशन बैंड में भी आप आजकल डीजे ट्रॉली बैंड, फिर आपका लाइव एंकरिंग, उसमें ये सारा चल गया है, तो वो भी होता है। और एक और ऐसी चीज़ें जो लोग पहले से नहीं कंसिडर करते हैं, वो है कि आपका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट। हम्म। जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी होता है, क्योंकि अगर आप बाहर कहीं कर रहे हो तो आपको गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप भी देना पड़ता है एयरपोर्ट या स्टेशन। तो उसमें भी एक अच्छा कॉस्ट आ जाता है, क्योंकि सब आपका इंडिविजुअल आ रहे हैं, कोई ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, सबका अलग अलग करना होता है। तो वो एक मेजर कॉस्ट है जो आ जाता है, जो आपको होता है क्या है कि आपने जो मोटा मोटा एक देख लिया है, वो तो आपने माइंड मेकअप कर लिया अपना हम्म। कि हमारा इतना खर्चा आएगा। फिर जो ये एक्स्ट्रा होते हैं, ये बहुत खलते हैं फिर आपको, है ना? तो इससे अच्छा है कि आप पहले से वो सोच के रखो कि हाँ, ये सारे कॉस्ट हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। फिर आप जितने वेंडर्स ले रहे हो, आप आजकल एक से एक प्रोफेशनल वेंडर्स लेते हो, आप फोटोग्राफर ले रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट, एंकर, तो उनके हिडन कॉस्ट भी होते हैं। उनका हिडन कॉस्ट मतलब सबको साइट पे फूड चाहिए, हम्म। फिर आपको स्टे भी सबको देना है, क्योंकि आजकल 2 दिन का वेडिंग हो गया है। तो बिल्कुल। कोई भी जाकर नहीं आ पाएगा, इतना टाइम नहीं होता, सबकी टीम अलग-अलग जगह से आती है। तो वो सारे कॉस्ट भी हैं जो बाद में आपको करने ही पड़ते हैं, होंगे ही होंगे वो आपके। हम्म। प्लस आप जो होटल से कॉस्ट ले रहे हो, उसमें कुछ-कुछ ऐड ऑन चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। क्योंकि हम इंडियन वेडिंग की बात कर रहे हैं, तो इंडियन वेडिंग आपका हाँ लाइव हाँ। काउंटर्स, आउटसोर्स चीज़ों से राइट। के बिना होती नहीं है। तो वो सब भी एक हमें कंसिडर करके करना चाहिए कि हाँ, वो आपका एक रहेगा ही रहेगा। और मैं बताऊँ आपको, कॉस्ट तो मतलब ऐसी बहुत सारी कॉस्ट हैं जो बाद में गेस्ट को पैनिक कर देती हैं, कि जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, आपने बताया ही नहीं था। अपना एक वेडिंग थी हमारी लास्ट टाइम, तो उनका बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत अच्छा सब कुछ ले लिया। फिर लास्ट मोमेंट में उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ नोटिस करी गेस्ट ने, कि उसमें लिखा हुआ है कि वाटर बॉटल्स वन्स इन अ डे, ठीक है ना? और वन्स इन अ डे, तो अब उनका यही कंसर्न हो गया कि पानी भी नहीं पिला रहे हैं वो लोग, इतना पैसा लेके, इतना लाखों से पैसे लिए, पानी एक-एक बॉटल दे रहे हैं। और वो जब आप होटल से परचेज़ कर रहे हो, तो उसका मतलब प्राइस थ्राइस आप बोल सकते हो, जो मार्केट बिल्कुल उससे है सुपर वो है। इन्फ्लेटेड। और बाहर का वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब 2-3 बिल्कुल। चीज़ें, फिर वो भी कॉस्ट एक्स्ट्रा हो गया। तो वेडिंग में मतलब यू नेवर नो कि किस तरह का क्या चीज़ आ जाएगी, तो कितना भी आप एक माइंड मेकअप कर रहे हो, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा सोच के ही चलो। और हम लोग इतने साल से कर रहे हैं, हम लोग के पास पूरी चेकलिस्ट होती है, उसके बाद भी हर बार कुछ-कुछ अपडेट होता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी। तो मतलब इंडियन वेडिंग्स का कुछ कह नहीं सकते कि क्या आएगा, ये क्या तो नहीं है। कॉस्ट आएगा। तो आपको एक वेरिएबल हेड अपने दिमाग में रफ रखना एस्टिमेट ही चाहिए, रखना ही हाँ, चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। वो हर वेडिंग का होता है। आप कितना भी सिंपलिस्टिक भी कर रहे हो ना हम्म। उसको, फिर भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ आपका ऐसा आएगा ही आएगा। बिल्कुल। अभी एक वेडिंग में ब्राइड बहुत बजट बहुत कर रही थी कि अब मुझे इस बजट से बिल्कुल ऊपर नहीं जाना है। तो मैंने भी उस तरह से सारा कुछ कर दिया। एकदम लास्ट मोमेंट में मुझसे बोलती है, "स्मिता, मैंने ना एक वेडिंग के लिए" उदयपुर में वेडिंग थी, "सितार ग्रुप दिल्ली से बुलाया है।" वो सितार ग्रुप उसको बहुत सस्ता मिल गया था। तो वो सितार प्ले करेंगे और इतनी बड़ी टीम है और बुलाया है। अब मैंने उसको बोला, आपने सितार ग्रुप तो बुलाया है, वो साउंड वाउंड सब लेके आएँगे, अपना सेटअप सब लेके आएँगे? कह रही नहीं, वो तो बस 4 लोग हैं, पा मतलब जो 7-8 लोग हैं वो हम्म। आएँगे बस। फिर जब उनके हिडन जब एड ऑन कॉस्ट ऐड करी, तो वो सितार ग्रुप जो था पूरा, वो 35-40,000 में ही आ रहा था दिल्ली से। हम्म। बट उनका जो सेटअप पूरा था ना, हाँ हाँ। साउंड वाउंड मिला के, वो 1.6 लैक्स बैठ रहा ओ था। बॉय। तो वो मतलब शी वाज़ लाइक कि उसको लगा कि हम बस ये 30-35 हज़ार और ऐड कर लेते हैं, तो हमारे हाँ वेडिंग में वो आ जाएगा। जब मैंने हाँ। उसको वो बताया, तो वो एकदम पैनिक, कि हम्म। उनको बुक कर चुके थे। राइट। तो और मुझसे डिस्कस नहीं करा था पहले, उन्होंने अपने हाँ आप वो बुक कर लिया था। हाँ। लेकिन वो करना ही था, फिर हमने कुछ वेंडर से नेगोशिएट करा, कुछ वैसे करके वो हम्म। कराया इवेंट। लेकिन मतलब बाद में अपने आप को पैनिक करने से बेटर है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, और अगर आपने प्लानर लिया है, जो आपको लेना चाहिए, उनसे हर चीज़ अपना डिस्क्लोज़ करके चलो। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनको पता है कि वो कितना फिज़िबल है, कितना नहीं है। तो हम्म। वो इम्पोर्टेंट है।
जब हम वेंडर सिलेक्शन की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सही वेंडर सेलेक्ट कर लिया तो भाई आधा काम तो कर ही दिया। तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं व्हेन सेलेक्टिंग द राइट वेंडर फॉर देयर वेडिंग? अभी क्या है जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, हम्म। उसमें सपोज़ मैं वेडिंग प्लानर भी हूँ, सपोज़ आपकी वेडिंग है, मैं आपकी वेडिंग के लिए वेडिंग प्लानर हम्म। हूँ। फिर भी मुझे एक फ्रीडम देना पड़ता है अपने कपल्स को, फैमिलीज़ को हम्म। कि आप अपने आप भी वेंडर चूज़ कर सकते हो, ठीक ठीक है ना? है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बाउंड हो कि मैं जो बता रही हूँ आप वो लो। आजकल हम्म। कोई ऐसा चाहता भी नहीं है। रीज़न कि आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग होंगे, आप भी उनको फ़ॉलो कर रहे होंगे कब से, उनका देखने में अच्छा लग रहा है राइट, और एस्थेटिक जिसका लगता जैसे है। आपको पता है कि आपकी वेडिंग होनी है, अभी नहीं तो कुछ हम्म। साल बाद, तो आप उनको देखते रहते हो, फ़ॉलो करते रहते हो, हम्म। तो हम वो भी कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो पसंद आ रहा है, तो हम वो भी देखते हैं। ठीक है। बट अगर आप अपने आप किसी को फाइनल करते हो वेंडर्स को, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि अगर आप किसी को रैंडम पिक कर रहे हो, कि हम्म। आपने देख लिया इसके मिलियन फॉलोअर्स हैं या इसके इतने हैं, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वही हो गया, हाँ। ठीक है? तो ये ध्यान रखो, आप अगर आप इंस्टा से रैंडम पिक कर रहे हो किसी को, फॉलोअर्स या वो देख के ही पिक कर रहे हो, तो जैसे आप ले रहे हो उसको, उसके पास काम की कमी नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, पर क्या आप उतने इम्पोर्टेंट होगे उसके लिए? वो हम्म। आपको सर्विसेज़ मेक देगा, सेंस। और वो आप कैसे पता कर सकते हो? वो आप जब आप उसको कॉल्स कर रहे हो, जब आप उसको मेल्स कर रहे हो, आप व्हाट्सएप कर रहे हो, वो कितना रिस्पॉन्सिव है, राइट। ठीक है? आपका वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, टोन से पता चल जाता है। आपको उससे पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत जगह मैंने भी ऐसे ट्राई किया, मतलब किसी ने मुझे, ऑब्वियसली यही होता है ना कि आपने मुझे दिया कि स्मिता मुझे ये वेंडर अच्छा लग रहा ठीक है, है। आप इससे मेरे लिए बात करो। हम्म। पता लगा मैंने आज उसको मैसेज छोड़ा हुआ है, 4 दिन तक उसका कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है ना? इंटरेस्टेड नहीं है। तो मतलब कि जब वो अगर ऐसा एटीट्यूड दिख रहा है, तो वो तो आगे भी वैसे ही तो रहेगा। हमें वो स्किप कर देना चाहिए। बिल्कुल। मतलब मेरा तो यही सजेशन है, क्योंकि कमी नहीं है, किसी भी वेंडर की कमी नहीं है इस फील्ड में, हम्म। ठीक है? आप रैंडम किसी को पिक कर रहे हो, उसको आप जज ऐसे ही कर सकते हो ना, कि अगले बिल्कुल। आप एट द एंड ऑफ द डे आप इम्पोर्टेंट हो, वो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल। उसको आपका ध्यान रखना है, ठीक है? सही बात तो है। एक तो ये पॉइंट है, आप देख सकते हो। सेकंड है, जब आप उससे बातें करते हो, है ना? हम्म। आपको बहुत मिलना चाहिए, अगर मतलब एक होता है कि हम किसी की रेफरेंस से वेंडर ले रहे हैं, हम्म। ठीक है? जो उसका टेस्टेड है या आपका टेस्टेड है, उसमें ठीक कोई है। डाउट नहीं है, हम ले रहे हैं। बिल्कुल। जब आप रैंडम ले रहे हो या नए उठा रहे हो, हम्म। उनके साथ ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे मैंने एक ये बताया आपको कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। सेकंड, उसको जो है आप जब मीटिंग करोगे, उससे पर्सनल मीटिंग करोगे, तो एक वाइब्स आ जाती हैं, ठीक है? हाँ। कि वो कितना ऑनेस्ट है। वो बिल्कुल। ऐसे आती है कि आपको पता है, आपने उसका प्रोफाइल देखा हुआ है कि वो हाँ। कितना एक्सपीरियंस्ड है, राइट। कितना वो है। तो हम्म। वो ऐसा तो नहीं कि ओवर एक्सपीरियंस्ड, मतलब है कि आपको चीज़ें सुन ही नहीं रहा है, या वो हम्म। ऐसा, या फिर बहुत अंडर एक्सपीरियंस तो नहीं है। हम्म। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए हर बार हर किसी का फर्स्ट टाइम होता ही है कभी ना कभी, राइट। ठीक है? राइट। लेकिन वो कितना ऑनेस्ट है हाँ और हाँ। कितने ऑनेस्टली वो आपका काम करेगा, हम्म। ये आपको पता लग जाता है, ठीक है? तो वो आपको मीटिंग से बहुत पता लगेगा। उससे बिल्कुल। पर्सनल मीटिंग बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है उससे हम्म। करना आपका। थर्ड, मुझे लगता है जो आपको वेंडर्स में करना चाहिए, कि अगर आपने रैंडम सिलेक्ट किया है और आपको मार्केट से वो बहुत ओवर बजट है, हम्म। ठीक है ना? ओवर बजट है, और ओवर बजट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसकी जो शॉप इंस्टा वाली हमें दिख रही है, वो बहुत अच्छी है। हम्म। तो वो डिमांड है उसकी, इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड है या बहुत हाइप हो मतलब रखा है। आप तो पैसे सर्विस के दे रहे हो, उसके हाँ। फॉलोअर्स के नहीं दे रहे, तो तो ये वो माइंड में रखना बिल्कुल, जरूरी है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सेम क्वेरी कई जगह कंपेयर करो, मार्केट प्राइस ज़रूर चेक करो अगर आप किसी को भी ले रहे हो तो। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है, सिर्फ़ जब आप रैंडम किसी को पिक कर रहे हो। बिल्कुल। तो बेस्ट तो रहता है कि आप किसी के रेफ़रेंस से कर रहे हो, आपका टेस्टेड है, तो वो ठीक है। हम्म। ठीक है? प्लस आपको ये देखना है, आप जो वेंडर कर रहे हो, सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ फोटोग्राफ़र्स का, ठीक है हम्म। ना? तो आज के टाइम पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने एक टीम बना रखी है, हम्म। और वो आपको बिल्कुल पता नहीं लगता है, आप उनका जो सोशल मीडिया उन्होंने कर रखा है, क्योंकि उस टीम में से एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर होगा ठीक है। जिसने बहुत अच्छा कर रखा होगा। हम्म। बट फ्रीलांसर्स वो इस तरह के हैं कि आपके कैमरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी सब अपना-अपना ला रहे हैं। हम्म। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, अभी एक क्लाइंट थे तो बोले कि मैंने फोटोग्राफर फाइनल किया,
तो जो उसने दिखाए थे कि ये लाएंगे वो लाएंगे, कैमरे जो था वो इवेंट के टाइम कुछ और आया, मिसमैच हो गया। मिसमैच, तो उनको डाउट है कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, हम्म। वो उतने मतलब उतने हाईटेक नहीं थे जो उन्होंने दिखाए थे, या वो उसका रीजन भी यही है कि जो फ्रीलांसर उनको लेना था हो सकता है वो अवेलेबल ना हो, उसने दूसरा लिया हो। बहुत लोग तो इस चीज को नोटिस नहीं करेंगे, पर कुछ लोगों को रहता है ये कंसर्न। फिर फ्रीलांसर्स की टीम अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कि फोटोग्राफी अच्छी कर रहे हैं, आफ्टर सर्विस भी आपको देखना चाहिए कि बिल्कुल। वो कहाँ पे आपका एडिटिंग करेंगे, उनका कोई सेटअप है या नहीं है, या वो भी फ्रीलांसिंग चलेगा। ठीक है, फिर आफ्टर डिलीवरी उनके टर्म्स क्या आ रहे हैं। हम्म। तो इसी जगह 4 अगर मैं फोटोग्राफर से डील कर रही हूँ, तो एक देगा कि 6 महीने बाद सारा देगा, एक बोलेगा मैं 3 मंथ पे दूंगा। टाइमलाइन बहुत मैटर करती है। टाइमलाइन बहुत मैटर करती है। अब आजकल फोटोग्राफी में ये बहुत हो गया ना कि आपका वेडिंग आज हो रहा है, आपको 6 महीने तक कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है, और बहुत लोग परेशान हैं इस वजह से। राइट। मतलब मैंने कितने लोगों से देख लिया कि अब तो क्रेज़ ही खत्म हो गया कि हम्म। कब वो देगा। तो इसलिए मतलब हम जब फाइनल कर रहे हैं, तो हम सिर्फ यही नहीं देख के फाइनल करें कि वाओ कितने फॉलोअर हैं, कितने अच्छे मतलब जो उसने एडिटेड जो डाला है वो कितना अच्छा है। आपको इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड चेक्स करने पड़ते हैं, मतलब बैकग्राउंड चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको बाद में आप बिल्कुल। पैनिक ना हो या प्रॉब्लम ना हो आपको। तो हम्म। ये सारे रेड फ्लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे साथ क्या हुआ, एक वेडिंग में एक ब्राइड थी, उसने मेकअप आर्टिस्ट इंस्टा से देख के कर लिया, उसके ठीक है। फॉलोअर बहुत ज़्यादा थे। उसने मुझे शेयर किया, स्मिता मैंने मेकअप आर्टिस्ट अपना वेडिंग के लिए फाइनल कर लिया। मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था, ऐसे बहुत सारे होते हैं आजकल। फिर मैंने देखा कि भई प्रोफाइल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका, और मैं बोलती भी क्या, वो बुक कर लिया था उसने। ठीक है। फिर मैंने उसको ये बोला कि आपकी बात हुई है? कह रही हाँ, एक बार हुई है, और इसके वजह से हुई, ठीक है। फिर व्हाट शी डिड ऑन हर बिग डे, वेडिंग वाले दिन, उसने उसको हाफ रेडी करके और शी लेफ्ट द प्लेस। उसने दूसरी बुकिंग ले रखी थी सेम सिटी में, तो वो बोली मैं बस अभी जाके आती हूँ। ठीक है, अभी तो वो, और मतलब उसका क्या बहुत बड़ी कोई टीम नहीं थी, 2 लड़कियाँ थी उसके साथ, तो जहाँ भी वो जा रही है उसको टीम ही चाहिए। तो तीनों की तीनों दे लेफ्ट द प्लेस, कि चली गई। फिर मैं अभी आ रही हूँ करके उसका हाफ एन आवर हो गया, उसका 1 आवर हो गया, 1 एंड अ हाफ आवर हो गया। हम लोग कॉल कर रहे हैं, एक मोमेंट ऐसा है वो कॉल भी नहीं रिसीव कर रही है कुछ भी। और ब्राइड तो शी वाज़ लाइक कि मतलब चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि ओह बॉय। पता नहीं ना, आप जब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो कि आप बिल्कुल। कितनी देर में आ रहे हो, क्या फोटोग्राफी टीम है वो बाहर वेट कर रही है, गेटिंग रेडी शूट करना है ये। तो मेरी जो टीम थी, वो जो लड़कियाँ थी, उन्होंने कैसे-कैसे उसका मतलब कि गेटिंग रेडी का शूट हो जाए, इस तरह बिल्कुल, से उसको बिल्कुल। रेडी किया। और वो ब्राइड के फादर एडवोकेट हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल कि मैं इसके अगेंस्ट केस कर दूँगा ये। मतलब वो आई है 2.5 घंटे बाद, उसके बाद फिर इतनी जल्दी-जल्दी करा, और किसी का रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, कुछ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, बस करके अपना वो चली गई। और आजकल आपकी पॉलिसी सबकी यही बनी हुई है कि भाई पैसे तो इवेंट से पहले चाहिए, तो आप उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो। अच्छा, एडवांस पेमेंट ले ली? आजकल तो सबका यही है, अच्छा। मतलब क्योंकि वो, लेकिन हुँ। अगर टीम प्रोफेशनल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हुँ। कि, लेकिन आपने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करा है, आपने सिर्फ उसका प्रोफाइल देख के अट्रैक्ट हो गए हो आप, और आपने उसको हायर कर लिया, हुँ। तो इस तरह से उसको और लोगों ने भी कर लिया होगा ना। मतलब मैं बता रही हूँ बिल्कुल, कि, बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ ऐसी कोई टीम नहीं उसके साथ, ऐसा कोई सेटअप नहीं। हुँ। तो वो उसने मतलब पूरा मूवमेंट स्पॉइल कर दिया उसका, उसकी फैमिली का, मतलब फादर भी बहुत ज्यादा वो अपसेट हो गए थे ये। तो आप अगर अपने आप वेंडर कर रहे हो, आप किसी की एडवाइस नहीं ले रहे हो, या कोई टेस्टेड नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक थॉरो बैकग्राउंड चेक करना, उनके रिव्यूज लेना। अदरवाइज आप उनसे टाइम टू टाइम मिलते रहो, तो आपको खुद से एक जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक बहुत स्ट्रांग चीज होती है कि आपको एक कनेक्ट कर देते हैं दोनों। तो हुँ। आपको अगर कुछ ऐसा होगा तो थोड़ा वाइब्स आने लगेंगी कि प्रॉब्लम हो सकती नहीं है। तो रेफरल्स आर द बेस्ट। रेफरल्स आर द बेस्ट। हुँ। जब हम वेडिंग प्लानिंग की बात करते हैं, तो इसमें कौन-सी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि लोग सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए उनको? इसमें जो देखिए सबसे ज़्यादा जो कप आजकल की वेडिंग्स में क्या हो रहा है ना, मोस्टली वेडिंग्स जो प्लान कर रहे हैं वो ब्राइड ग्रूम अपने आप कर रहे हैं, हुँ। कपल्स अपने आप कर रहे हैं। हुँ। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो मुझे लगता है, वो आपका द गेस्ट एक्सपीरियंस, कि जो वहाँ पे आपके गेस्ट आ रहे हैं। हुँ, क्योंकि हुँ। अभी क्या है ना, आजकल बहुत सारी चीज़ें सब फोटोजेनिक हो गई हैं। बिल्कुल। आप जो लोकेशन चूज़ करते हो, हुँ, हुँ। ठीक है? वो आपके गेस्ट के लिए कन्वीनिएंट है या नहीं है? कनेक्टिविटी कैसी है? अगर आप पिक एंड ड्रॉप, बहुत बहुत लोग नहीं भी दे पाते हैं पिक एंड ड्रॉप, उतना बजट बिल्कुल। नहीं है, आपको गेस्ट को अपने आप आना है, हुँ, हुँ। तो वो देखना पड़ेगा। आपने तो देख लिया कि आपको ये बहुत सुंदर फोर्ट है, ऐसे बहुत सुंदर लगते हैं फोर्ट, वेडिंग तो पर बहुत गेस्ट आ भी होती पा हैं। रहा है कि नहीं आ पा पर रहा है? गेस्ट आ पा रहा है, प्लस जैसे जो हुँ। फोर्ट्स होते हैं, तो उसमें अगर आपके एल्डरली पीपल बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं सजेस्ट करती हूँ कि हमें मतलब एक बार मतलब वी शुड रीथिंक
कि उसमें चलना आपका वॉकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लस आपका गेस्ट एक्सपीरियंस में एक चीज़ आती है कि आपका आजकल क्या है जो सीनिक बैकड्रॉप्स है ना, वहाँ पे आपका वरमाला का तो बना हुआ है कि आपको यहाँ खड़े होके वरमाला डालनी है, पीछे से पूरा व्यू आएगा। बट क्या आपके गेस्ट को वो दिखेगा? हाँ, है ना? मैटर वो करता है। वो उनके लिए प्लेस है कि वो इतनी देर वहाँ पे खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं और ये हुआ है 2-3 बार मेरे साथ। अभी हमारा एक उदयपुर में वेडिंग था, वहाँ उनका एक फिक्स वो बना हुआ है कि यहाँ पे वरमाला होती है, ठीक है, ठीक है? वो डे वेडिंग था। ठीक है। अब डे वेडिंग में ब्राइड ग्रूम ने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी, बहुत ही ग्रैंड ब्राइड की एंट्री होनी थी हुँ, उसमें, फिर मतलब पहले ग्रूम का एंट्री ग्रैंड है, फिर ब्राइड का है, फिर वरमाला होती है, तो पूरा प्रोसेस जो है वो आपका 1 घंटे का तो वो सेरेमनी का था, हुँ। उससे आधा 1 घंटे पहले वो वेटिंग हो गया। क्योंकि आपने इतनी बड़ी टीम डांस ट्रूप और ये सब ले रखी थी हमने, तो वो सब सेट करना, सबको पैसेज क्लीन करना, ये सब हुँ। करना। लेकिन जो गेस्ट के लिए वहाँ पे जगह क्या थी, वो चारों तरफ कहीं भी बस ये है कि ना कि आपको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ खड़े हो जाओ, जहाँ से दिख जाए। फिर वो मतलब इतना मतलब दैट वाज़ अ सनी डे, इतना ज़्यादा धूप थी हाँ, कि लोगों को खड़ा रहना मुश्किल हो टैन ही रहा हो गए था। होंगे। तो मतलब मेरी टीम से वो पूछ-पूछ के थक गए कि कितना टाइम लगेगा, हुँ। कितना टाइम लगेगा? मतलब और आपका मैंने देखा जब मेन आया इवेंट, हुँ, उस हुँ। टाइम आधे लोग अपने रूम में जा चुके थे। क्योंकि वो नहीं खड़े हो सकते थे 1 डेढ़ घंटा और इतना धूप में बिल्कुल, किसी को कन्वीनिएंट नहीं रहा। कोई कन्वीनिएंट नहीं रहा। तो अभी क्या है कि हम फ़ोटोग्राफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी चीज़ें प्लान कर लेते हुँ, हैं, हुँ। ठीक है? जो वहाँ आ रहा है पेन लेके, हुँ, हुँ। जो आपकी वेडिंग देखने आ रहा है, हुँ, हुँ। उसे सब फ़ोटोज़ में देखना होगा, वो बाद में भी देख लेगा, ठीक बिल्कुल, है? तो अभी वो कितना एन्जॉय कर रहा है वेडिंग में, राइट, उसके लिए कितना कन्वीनिएंट है, तो प्लानिंग में हमें थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए बिल्कुल। और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप प्लानिंग में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल। क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, वो हुँ। आपको सही से सजेस्ट करेंगे और आप उनकी बात सुनें। तो लोग आज भी अपने पेरेंट्स को मतलब इन्वॉल्व नहीं करते हैं। देयर दैट। आजकल थोड़ा-सा देखिए मैं जो सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ-कुछ सेक्टर्स हैं, हुँ, किसी हुँ। में वो अच्छे हैं, किसी में आप अच्छे हो, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है ना? तो अगर दोनों मिलके करोगे तो परफेक्ट एक वेडिंग प्लान कर हुँ, पाओगे। हुँ। आपका गेस्ट लिस्ट हो गया, आपका वेन्यू सिलेक्शन हो गया, लोकेशन हो गया, ये पेरेंट्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हुँ। आपकी आज की डिज़ाइनिंग हो गई, थीम्स हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, इसमें कपल्स को पता है क्या हुँ, ट्रेंड चल हुँ। रहा है। तो मतलब किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट मत करो, सबका सुनो और उस तरह से प्लान करो। बिल्कुल। मतलब मुझे जो लगता है क्योंकि गेस्ट का क्या होता है ना, वो आपकी वेडिंग है तो आपसे या आपके पेरेंट्स से आके नहीं बोलेंगे कि बकवास थी, ये मज़ा नहीं आया या हम मतलब हाँ। रिग्रेट कर रहे हैं आकर। हुँ, वो हमसे बोलेंगे बिल्कुल। कि फिर इतने लोगों को इनवाइट ही क्यों करा? हम तो वीडियोज़ में भी देख लेते ये। और ये बहुत मतलब वो जब वहाँ पर आए हैं तो वो चाहते हैं ना कि वो सब आँखों से देखें, कुछ मिस ना करें। हुँ, और फिर जब आप ऐसी लोकेशन कर लेते हो जहाँ पे वो खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जगह ही नहीं है खड़े होने की धूप तो और ये आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि जो ये मैं सीनिक बैकड्रॉप की बात कर रही थी, हुँ। वहाँ पे होता ही ऐसा है कि आपका इतना सीटिंग या राउंड टेबल या चेयर्स नहीं डाल पाते हैं हम हुँ, लोग। हुँ। तो ये सब चीज़ें हैं तो मतलब ध्यान में मुझे लगता है रखना चाहिए ध्यान में। हुँ। क्योंकि तो वो भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा हुँ। इन्वेस्ट कर रहे हैं आने के लिए, तो वो अभी जैसे किसी को अगर आप सजेस्ट करो आज के टाइम पे, कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनको मैंने सजेस्ट किया हाँ, तो हाँ। मेरे लिए वो क्या क्यों इतने इम्पोर्टेंट होंगे? इट्स माय हाँ। बिग डे तो मुझे अपने अकॉर्डिंग प्लान करना हाँ, है, हाँ। मुझे उनसे क्या मतलब है, वो इतने टाइम से मुझसे टच में नहीं है, तो या तो आप बुलाओ नहीं, अगर आप बुला रहे हो तो दे आर इम्पोर्टेंट। हुँ, हुँ। तो बेसिकली टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इट्स इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड योर पेरेंट्स। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट जो इट्स कि पिवटल। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, जो कि आजकल इग्नोर हो रहा है। हुँ। आजकल सबके 1-1 2-2 बच्चे हैं जो वेडिंग प्लान करनी है, तो राइट। उनका भी होता है कि ड्रीम हमेशा से, लेकिन वो हुँ। फिर नहीं बोलते हैं कुछ अगर आप बिल्कुल, नहीं हो बिल्कुल। इम्पोर्टेंस दे रहे ड्यूरिंग अ जर्नी कौन-सा एक ऐसा व्हाट द फक मोमेंट था कि यार ये क्या हो गया? एंड इट वाज़ लाइक क्वाइट हिलेरियस कि यार ये तो सोचा नहीं था। हो। अच्छा, वैसे तो मतलब वेडिंग वेडिंग प्लानिंग इज़ फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आप कुछ बोल नहीं सकते हो। ओकेजनल है। हाँ, लेकिन एक मुझे याद है बहुत इनिशियल स्टेज में जब हमने हुँ, स्टार्ट ही हुँ। किया था वेडिंग प्लानिंग और हमने एक बर्थडे पार्टी थी वो किसी कम्युनिटी हॉल में और केटरिंग थी हमारी। हुँ। तो केटरर्स हमने पहले से क्रॉस चेक करा, जाके उसका फूड भी टेस्ट किया था, सारा मेन्यू डिज़ाइन किया, सब कुछ जैसे होता है ठीक सिस्टमैटिक है। वैसे करा। फिर जब 2 की टीम हमारी ऊपर थी जो केटरिंग मेन्यू देख रही थी। जब बर्थडे हुई, लोग लंच को जाने लगे, तब मेरे पास ऊपर से फ़ोन आया क्योंकि हम लोग का एक रोल होता है कि क्रॉस चेक करना मेन्यू कि जो हुँ। हमने बुक करा है वो है या नहीं है। हुँ, हुँ। तो उतने प्रोफेशनल क्योंकि वो इनिशियल स्टेज का मैं बता रही हूँ, तो हुँ, ये नहीं हुँ। कि हमने पहले से कि गाड़ी से उतर रहा है, सामान पहले से देखा। फिर जब हम मेन्यू क्रॉस चेक करने लगी टीम हमारी, तब उसमें ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है।
जो हमने करा था वो कुछ भी नहीं था मतलब बेसिकली। सारी चीजें ही खराब फिर चली जो गई। हमने केटरर्स को हाँ। कांटेक्ट किया, उसके उस दिन 2 इवेंट थे और उसने स्वैप कर दिया। मतलब ओह! मेन्यू, वो गाड़ी, अच्छा। वो इवेंट ही दूसरा था जिसका यहाँ पे आ गया था, वो अरे! कोई सोशल इवेंट नहीं था। हाँ, हाँ। तो उस टाइम वी वर लाइक कि क्या कर सकते हैं? क्या नहीं, हाँ, मतलब बहुत गैदरिंग नहीं थी पर फिर भी 80 टू 90 की गैदरिंग थी। काफ़ी है। तो जो चीज़ ज़्यादा नोटिस करने में आएगी, हुँ। जैसे कि हमारे मेन्यू में राइस था, उसमें राइस ही नहीं था, या उसमें जो जो चीज़ ज़्यादा हुँ। गेस्ट नोटिस करेगा, वो चीज़ हम लोगों ने भाग-भाग के मतलब सबको दौड़ाया कि हुँ। वही ढाबे से या कहीं से ये चीज़ें पैक करा के लाए, फिर उसको रिफ़िल किया उसमें वो करा के, जितना हाँ, कर सकते थे। हाँ, मतलब एक स्लॉट तो ऐसा था जो जैसा था वो खा के चला गया। ठीक है। और वो मुझे पता है कि गेस्ट नहीं कहेगा आपसे जाके, उन्हें तो नहीं पता हमने क्या मेन्यू फाइनल बिल्कुल, किया था। बिल्कुल। लेकिन जो अगर होस्ट आएगा, तो उसने तो 4 मीटिंग करके मेन्यू फाइनल किया है, बिल्कुल। तो वो तो सब नोटिस कर लेगा। तो हुँ। जब तक फैमिली है वो आती, हमने वो मेन्यू एकदम मतलब वो कर नहीं पाए साइड ही नोटिस। लगा दिया। साइड ही लगा दिया हाँ। वो। तो वो कैसे हम लोगों ने किया, आज भी हम याद करते हैं ना, कि मतलब इसको कॉल, उसको कॉल, और ये कर करके बहुत ही हेरा-फेरी वाला विद मोमेंट। इन विद इन हाफ एन आवर हाँ। हमने वो कंप्लीटली जो हमारा मेन्यू था वो बना दिया। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग खा के चले गए जिनको नहीं पता था कि क्या है। हुँ। उन्होंने बाद में बोला होगा कि किस तरह का मेन्यू था, मतलब कि हाँ। उसमें राइस नहीं है, उसमें ये नहीं है, तो सोचा होगा, वो अलग हुँ। बात है। बट ऐसे-ऐसे जब आप स्टार्ट करते हो तो ये इस तरह के दीज़ आर इंसिडेंट, एक्सपीरियंसेस। हाँ, हाँ। होते हैं ये, मतलब इसको आप वो नहीं कर हुँ। सकते, बट इसी से आप लर्न करते हो हुँ। फिर। तो अब तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत प्रोफेशनल हो गया है सब कुछ, लेकिन हुँ। पहले के ही कुछ इंसिडेंट्स हैं जो हम लोग याद करते हैं अभी भी, हुँ। कि वो कैसे करा था, कैसे हो गया था। बेसिकली जो अभी हमने डिस्कस करा कि क्या-क्या रेड फ्लैग्स या क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप वेंडर खुद से फाइनल कर रहे हो। हुँ। तो उसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि एक्सपीरियंस आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अच्छे वेंडर नहीं हो, बिल्कुल। ठीक है? बट आप को मतलब जो जो सर्विसेज़ आप ले रहे हो, वो आपने कभी कर रखी हैं या नहीं कर रखी हैं, और आप जो बता रहे हो वो ऑनेस्टी से बता रहे हो बस। तो आपको एक्सपीरियंस चेक करना है। सेकंड आपको चेक करना है, अगर आप रैंडम पिक कर रहे हो तो आपको बैकग्राउंड चेक ज़रूर करवाना है। ठीक है। बैकग्राउंड चेक मतलब कि उसके रिव्यूज़ अगर कहीं से मिल जाएँ, या फिर उसका जैसे अगर मेकअप आर्टिस्ट है तो उसके रिव्यूज़ या उसका एटीट्यूड, आप जब मिलोगे उससे तो आपको समझ में आ जाएगा उसकी ठीक टीम है। कितनी होगी वहाँ पे। अगर हम फोटोग्राफर देख रहे हैं तो उनका सेटअप है कहीं नहीं है, हुँ, आफ्टर हुँ। सर्विसेज़ क्या होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जो भी फाइनल कर रहे हैं, हुँ, हुँ। जो भी हमने अभी वर्बली जो भी डिस्कस किया है, हुँ, हुँ। वो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हो 6 महीने पहले, आप साल भर पहले, हुँ, हुँ। उसके उस टाइम पे आपको भी नहीं याद है, उनको भी नहीं याद है, आप लोग बहस करोगे कि ये फाइनल हुआ था, ये नहीं हुआ था। तो ध्यान रहे कि एक भी चीज़ मिस ना हो जब आप कोई हुँ। भी वेंडर अपने आप फाइनल कर रहे हो। वरना एंड में वो यही कह देगा यार हमने तो मेंशन ही नहीं किया था। आपको भी नहीं याद रहेगा, मतलब हुँ। हम सिर्फ वेंडर को ब्लेम नहीं कर सकते। हो बिल्कुल। सकता है कि यही हुआ हो, हमें भी नहीं याद है। बिल्कुल, ठीक है, फिर बिल्कुल। वेंडर तो आप जैसे पता नहीं कितने लोगों का फाइनल कर रहा सही है। बात है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगी कि आपका थ्रू आउट द प्लानिंग फेज़, हुँ, हुँ। ठीक है ना? आप उनसे टच में रहिए बराबर, हुँ, जो हुँ। भी हैं वेंडर्स। उससे क्या है कि आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा उनसे, कि और आप जैसे सपोज़ मेकअप आर्टिस्ट हम फाइनल करते हैं, हुँ। तो फिर ब्राइड उससे अपनी जो अटायर्स हैं वो डिस्कस करना, हमें कैसा हेयर स्टाइल चाहिए, वो सब हम पहले से इतना डिस्कशन कर लेते हैं कि चांसेस कम होते हैं कि उस टाइम आपका कोई भी लूप होल है या ना हो याद वैसा ही नहीं फिर। रहेगा, तो हाँ, बेटर है कि आप अब डॉक्यूमेंट जैसे कर लो। फोटोग्राफर है तो वो हम क्या करते हैं, मेरा होता है कि हम फोटोग्राफी टीम और कपल्स का ग्रुप एक क्रिएट कर देते हैं, जिसमें वो अपना क्या चाहते हैं, कैसा शूट चाहते हैं, कैसे पोजेस चाहते हैं, जो आपका फोटोग्राफर का जो भी रिक्वायरमेंट है वो बता सकते हैं। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मतलब ज़रूरी है थ्रू आउट द प्लानिंग फेज़। ठीक है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी वेंडर खुद से फाइनल कर रहे हो तो। हुँ, जब हम वेडिंग की बात करते हैं तो इसमें कौन-कौन से वेंडर्स होते हैं जो कि किसी को ध्यान रखने चाहिए बिफोर प्लानिंग अ हाँ, वेडिंग? इट्स अ लॉन्ग लिस्ट जो हुँ। वेंडर्स का रहता है। सबसे पहला आपका हो गया होटल, हुँ, हुँ। जो आपका मैक्सिमम बजट लेके जाता है पूरी वेडिंग का। ठीक है। होटल में आपका आज के टाइम पे कवर हो जाता है आपका स्टे और आपका फूड। हुँ, हुँ। ठीक है? तो दो ये आपके मेजर जो रिक्वायरमेंट है वो होटल पार्ट में कवर हो गई। हुँ। इसके बाद जो आपको वेंडर्स बचते हैं वो आपको सबसे पहले डेकोरेशन, डेकोरेशन फिर आपका एक अच्छा बजट वाली चीज़ है जो हुँ, बजट हुँ। अच्छा लेके जाता है। फिर आपका हो गया फोटोग्राफर्स, हुँ, हुँ। फिर ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट फॉर ब्राइड एंड मेकअप आर्टिस्ट फॉर गेस्ट, ये भी आजकल अलग टीम आती हैं दोनों। फिर आपका हो गया मेहंदी आर्टिस्ट,
देन प्रोसेशन बैंड मतलब जो आपका ब्रास बैंड है, या आप डीजे ट्रॉली बैंड ले रहे हो, या विंटेज कार ले रहे हो, आप घोड़ी ले रहे हो, हर चीज़ में ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको एंकर चाहिए या कोई लाइव बैंड चाहिए अपने इवेंट्स के लिए, तो वो आपको देखना है। इसके बाद डीजे साउंड तो आपका रहता है कि सारे इवेंट में मतलब वो रहता ही है, आप कुछ भी ले रहे हो, बैंड ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, ये हो गया आपका। प्लस फिर इसमें आपका ट्रांसपोर्ट वेंडर भी एक आपको चाहिए होता है, जिसमें आपको वेडिंग में कैब्स लगती हैं जो आपके गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप करती हैं या फैमिली के लिए। तो एक आपका ट्रांसपोर्ट वेंडर ज़रूरी है। फिर मुझे लगता है इसमें अब हमने मिस कर दिया, आपको स्वीट्स, भाजी, जो हाँ, रिटर्न हाँ। गिफ्ट, हैम्पर्स, राइट। उन सब के लिए भी आजकल वेंडर्स ही चाहिए, आप अपने आप नहीं बना रहे हो जो हैम्पर वगैरह हैं। तो वो एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आपको वेडिंग प्लानर्स, अगर वेडिंग प्लानर्स आप ले रहे हो तो जितना भी आपका ये वेडिंग स्टेशनरी वगैरह हो गई है, दे विल टेक केयर ऑफ इट। अगर आप वेडिंग प्लानर्स नहीं ले रहे हो तो आज के टाइम पे ये रिक्वायर्ड है कि आपको अपने गेस्ट को वेलकम नोट देना, आइटनरीज शेयर करना, फिर उनके रूम में अगर वो आए हैं तो हैम्पर्स प्लेस करना। तो ये सारी चीज़ें आजकल इम्पोर्टेंट हैं, जो अगर आप प्लानर्स ले रहे हो तो वो दे विल वो तो टेक केयर ऑफ ऑल इंक्लूडेड द थिंग्स, है होगा। ना? अगर वो हुँ, नहीं ले रहे हो आप, तो ये आप अपने आप करने की कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि बिल्कुल। इससे आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है वेडिंग का। हुँ। तो यही सारे वेंडर्स हैं जो हमें मतलब कंसिडर करना ही है। So, Smita, thank you for coming to our podcast and would love to know your thoughts in the next segment थैंक as यू well. सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है हुँ, कुछ अपने मतलब कुछ टिप्स शेयर करना, क्योंकि हुँ। इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि बहुत बार जब आप वेडिंग में होते हो ना, तो आपको लगता है कि काश इनको ये चीज़ पहले पता होती। बिल्कुल। कई बार हमें लगता है कि जो फैमिलीज़ हुँ, हैं या उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, जो उनको हुँ। मालूम होती तो वो बहुत अच्छा कर पाते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे भी मतलब जो भी मेरे एक्सपीरियंस से मैंने लर्न किया है, वो मुझे भी अच्छा लगता है शेयर करना, और आपने हाँ, एक प्लेटफ़ॉर्म दिया मुझे, तो थैंक यू सो मच, हाँ। आई रियली एन्जॉयड इट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं स्मिता से, तो फील फ्री टू ड्रॉप डाउन अ कमेंट। विल सी यू इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट।